चलो भैया मेरे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास की। आप लोगों ने इतना तो सुना होगा कि केमिस्ट्री को 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो भैया ये जो ऑर्गेनिक ब्रांच है ये भी एग्जाम में काफ़ी स्कोरिंग है। बहुत सारे क्वेश्चंस IIT JEE और नीट में इससे पूछे जाते हैं। तो अगर आप एक एक लेक्चर को ढंग से कायदे से सुनेंगे, समझेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो नो डाउट इस ब्रांच से आप एग्जाम में अपने बेहतर स्कोर कर लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब भैया एक चीज़ और बता दें कि जो ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हालांकि एग्जाम में कभी इससे सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख ही नहीं सकते। मतलब जैसे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बेसिक टर्म्स होंगे जो हर जगह यूज होंगे पढ़ते वक्त। तो उन्हीं बेसिक टर्म्स को हम आज कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहला पोर्शन होगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। फिर दूसरा टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब आपको कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि इसको आप कितने तरीके से लिख सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो भैया कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिया जाएगा उसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूले से रिप्रेजेंट कर दें, और एक होता है हम उसको स्ट्रक्चरल फार्मूले से रिप्रेजेंट करें। तो इसकी 2 कैटेगरी होगी, एक होगा बाई मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक होगा बाई स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब स्ट्रक्चरल फार्मूले को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होगा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, एक होगा कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन और एक होगा कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को हम 3 तरीके से लिख सकेंगे, ये 3 कैटेगरी होगी। इसके बाद क्या होगा कि जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे दिया गया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे मान लो ये कार्बन है, तो इस कार्बन से मान लो ये कार्बन इधर अटैच्ड होगा, एक इधर इधर, तो किसी पर्टिकुलर कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन है उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, और जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जो तीसरी कैटेगरी होगी उसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड विद पर्टिकुलर कार्बन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन। फिर इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी होती है, जैसे आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होगा, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होगा उसमें मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। अब बात आपके दिमाग में ये आएगी कि सर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, क्या नाम होगा उसका। तो भैया मेरे उसकी हम खूब डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, कैसे पहचाना जाएगा, क्या नाम दिया जाएगा, सब डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो 4th कैटेगरी होगी इसमें हम यही सब चीजें सीखेंगे। मतलब सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप के बारे में सीखेंगे और कुछ हाइड्रोकार्बन ग्रुप होते हैं उनके बारे में भी सीखेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन विद रेस्पेक्ट टू एनी फंक्शनल ग्रुप। मतलब एक फंक्शनल ग्रुप होगा तो उस फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में इस कार्बन को या इस कार्बन को या इस कार्बन को क्लासिफाई कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम लोग यहां पर सीखेंगे। फिर अगला टॉपिक होगा जिसमें हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा उसके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में सीखेंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का शॉर्ट में नाम होता है DOU, या इसी को DU भी लिख देते हैं। इसका दूसरा नाम होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या बोल देते हैं DBE। हालांकि एक इसका तीसरा नाम और होता है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। हमने उसको लिखा नहीं है, जब ये पढ़ेंगे तो लिख देंगे। तो
आइए हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी उसके थोड़ा हिस्ट्री के बारे में आइए जानते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये हिस्ट्री क्यों बताने जा रहे हैं। भाई मेरे, अगर आप इसको थोड़ा सा जानेंगे समझेंगे तो थोड़ा इंटरेस्ट आपको डेवलप होगा कि अरे ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, ऐसे होता था, इनका कहाँ पर यूज हुआ, कहाँ पर इनकी इंपॉर्टेंस थी, तो थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में भी सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जैसे आपने ये देखा होगा कि पुराने समय में जो ऋषि मुनि वैद्य वगैरह होते थे, ये किसी भी रोग का इलाज पेड़ की छाल से या पेड़ की जड़ से या पेड़ के पत्ते से या बोल दे पेड़ पौधों से इलाज करते थे। अब होता क्या था कि जैसे, लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जिन चीजों से रोगों का इलाज उस टाइम करते थे वो सब कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते थे, लेकिन उस टाइम इन्होंने कोई केमिकल नेम उसका नहीं दिया। बस उन्होंने क्या किया, लिस्ट एक बना ली कि जैसे इस पेड़ की छाल है, इस रोग के इलाज में काम आएगी, ऐसे ही इस पेड़ का पत्ता इस रोग के इलाज में काम आएगा, इस पेड़ की जड़ इस रोग के इलाज में काम आएगी। तो उन्होंने पूरी एक लिस्ट बना दी, एक तरफ लिख दिया पेड़ पौधों के पत्ते, जड़, छाल वगैरह, और एक तरफ उसके आगे उसकी प्रॉपर्टीज लिख दी कि इसका इसमें यूज किया जाएगा। ऐसे ही एक होता है बिलो बार्क। बिलो बार्क एक पेड़ की छाल होती है जिसका यूज होता है पेन किलर के रूप में। तो ये पेन किलर के रूप में यूज होता है और ये एस्प्रिन के फैमिली का बिलोंग करता है, एस्प्रिन फैमिली से बिलोंग करता है। अब अगर आप उस समय अगर देखें तो भैया उन लोगों को ऑर्गेनिक शब्द भी नहीं पता था और ना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच पता थी। अब हुआ क्या, समय बीतता गया, डेवलपमेंट होता गया, तो लगभग बात है 1800 सेंचुरी की। 1800 सेंचुरी में सबसे पहले ऑर्गेनिक वर्ड का यूज हुआ था, और वो किसने किया था, कैसे हुआ था, तो आइए हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो हुआ क्या कि मतलब 1800 सेंचुरी के अर्लियर बात है, जॉन जैकब ब्रेजिलियस थे। इन्होंने क्या किया कि जितने भी केमिकल कंपाउंड्स थे उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक ऐसे कंपाउंड जो लिविंग थिंग्स में पाए जाएंगे, मतलब एनिमल्स या प्लांट्स में पाए जाएंगे, और एक ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो नॉन लिविंग थिंग्स में पाए जाएंगे, मतलब रॉक, मिनरल और इन सब में पाए जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, या इन्होंने ये बोला कि जो केमिकल कंपाउंड्स लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, यानी एनिमल्स या प्लांट्स में पाए जाते हैं, वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और जो केमिकल कंपाउंड नॉन लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं वो सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो ऑर्गेनिक शब्द पहला जो यूज किया था वो जॉन जैकब ब्रेजिलियस ने किया था। अब इसको थोड़ा सा और हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इनकी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर आप एक कोई सीड ले लो, बीज ले लो, और उसको आप मिट्टी में डाल दो, तो आप धीरे धीरे देखोगे क्या कि वो एक पेड़ का रूप ले लेता है। आप सीड लोगे, खाद पानी, मिनरल खाद पानी, फर्टिलाइजर वगैरह डाल दो, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि एक बढ़िया पेड़ बन जाता है। अब अगर जरा आप सोच करके देखो कि भैया ये पेड़ बना कैसे होगा, और एक चीज और दिमाग अगर आप लगाओ कि किसी भी चीज से
अगर कोई चीज है उसको हमें दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो किसी भी चीज को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स की जरूरत पड़ती है, या बोल दें कोई ना कोई ड्राइविंग एनर्जी की जरूरत पड़ती है, या बोल दें कोई ना कोई शक्ति की जरूरत पड़ती है। उस शक्ति से वो चीज दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो ऐसे ही एक सीड से एक पूरा पेड़ कैसे बन गया, तो भैया उसमें भी तो कोई ना कोई शक्ति इन्वॉल्व होगी, कोई ना कोई एनर्जी इन्वॉल्व होगी, जिससे वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो आप जवाब क्या दोगे कि ये सब भगवान की माया है, ये भगवान की शक्ति है, या फिर बोलते हैं दैवीय शक्ति है, जिसको बोलते हैं मिस्टीरियस फोर्स, उससे इसका निर्माण हुआ होगा, या फिर उस दैवीय शक्ति से सीड से एक पेड़ बना होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जो हम लोगों के शरीर का जो निर्माण हुआ है उसको आप जरा इमेजिन करें कि स्टार्टिंग से लेकर के कैसे एक एक चीज बनी होगी, तो उसमें भी तो कोई ना कोई शक्ति इन्वॉल्व होगी। तो ये सब दैवीय शक्ति होगी। अब अगर आप सोचो कि दैवीय शक्ति, मिस्टीरियस फोर्स, या बोलते हैं वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स भी बोला जाता है, क्या इस फोर्स को आप लेबोरेटरी में क्रिएट कर सकते हो? ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब बात आई, ब्रिजेलियस से पूछा गया कि एक चीज आप तो कह रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एनिमल्स, प्लांट्स यानी कि लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, तो इसमें ये बने कैसे होंगे? तो इन्होंने भी बिल्कुल सेम जवाब दिया कि बात तो सही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें बने कैसे हैं, ये सब भगवान की देन है। मतलब एक मिस्टीरियस फोर्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लिविंग थिंग्स में निर्माण होता है, और हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। ये जॉन जैकब ब्रिजेलियस ने बोला। यानी कि अगर देखा जाए तो जॉन जैकब ब्रिजेलियस की अगर बात करें तो अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू ब्रिजेलियस, ऑर्गेनिक कंपाउंड are formed under influence of vital force, या बोल देते हैं इसी को मिस्टीरियस फोर्स, which is known as वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ब्रिजेलियस ने यह बात तो कही। अब हुआ क्या कि समय बीतता गया, इन्हीं के एक शिष्य थे फ्रेडरिक ओलर, एफ ओलर भी बोल देते हैं, फ्रेडरिक ओलर। एक चीज और बता दें कि फ्रेडरिक ओलर ने ब्रिजेलियस की थ्योरी को चैलेंज नहीं किया था। इन्होंने क्या किया कि एक समय की बात है कि ये अमोनियम साइनेट बनाना चाहते थे। अब एक बात बताओ भाई, अगर कोई भी चीज को बनाना है तो उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल लेना पड़ता है, मतलब A+B मिला करके ही तो कुछ नया बनाते। अब इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया
जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हुआ क्या कि इन्होंने जो अमोनियम साइनेट NH4OCN, इसी का नाम होता है अमोनियम साइनेट। तो ये बनाना चाहते थे अमोनियम साइनेट लेबोरेटरी में। अब हुआ क्या कि इन्होंने रॉ मटेरियल जो लिया, सिल्वर का साइनेट और अमोनियम क्लोराइड लिया। देखना, सिल्वर साइनेट होता है AgOCN का एक्वस सोल्यूशन इन्होंने लिया और अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन लिया। अब अगर आप ध्यान दें, यार देखो, एक्वस सोल्यूशन का मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि थोड़ा पानी लिया और इसमें सिल्वर साइनेट डाल दिया, मतलब ये है AgOCN का एक्वस सोल्यूशन। और एक कंटेनर लिया जिसमें पानी में अमोनियम क्लोराइड डाल दिया, तो ये हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन। अब दोनों को मिला दिया गया। तो आप जब दोनों को मिलाओगे तो भैया अगर देखोगे तो Ag+ होता है, OCN- होता है, ऐसे ही NH4+ होता है और Cl- होता है। तो आप देखोगे तो जब रिएक्शन होती है तो कैटायन और एनायन एक्सचेंज हो जाएंगे। तो अगर कैटायन और एनायन अगर एक्सचेंज कर दो, मतलब Ag के साथ ले लो Cl, तो बना दो AgCl। और ये जो AgCl बनता है ये सॉलिड फॉर्म में बनता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में। और जो दूसरा बनेगा तो OCN- को NH4+ के साथ लिख दो, तो ये बन जाएगा NH4OCN। ये बनेगा, आपको एक्वस में मिलेगा। अब जब इन दोनों को मिलाया तो अगर आप देखोगे तो एक कंटेनर में ये सॉलिड फॉर्म जो मिलेगा यहां नीचे, वो मिलेगा AgCl का, और इस सॉल्यूशन में NH4OCN का एक्वस सॉल्यूशन यानी अमोनियम साइनेट का एक्वस सॉल्यूशन है। अब किया क्या गया भाई, हमको एक्वस फॉर्म में नहीं चाहिए अमोनियम साइनेट, हमको चाहिए था सॉलिड फॉर्म में। और अगर सॉलिड फॉर्म में चाहिए था अमोनियम साइनेट तो इसको फिल्टर कर लो। तो अगर आप इसको फिल्टर करें तो भैया ये सॉलिड अलग हो जाएगा, मतलब AgCl आप माइनस कर दो इससे, तो बचेगा क्या, अमोनियम साइनेट का एक्वस सॉल्यूशन बचेगा। NH4OCN। अब ये जो अमोनियम साइनेट का एक्वस सॉल्यूशन है, यहां पर हमको सॉलिड चाहिए, तो सॉलिड चाहिए तो इसका हम कराते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन कराते वक्त लगभग हम इसको 60 डिग्री पर हीट करते हैं। तो जब 60 डिग्री पर हीट करके इसको हम सॉलिड बनाते हैं तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कंपाउंड का निर्माण होता है यहां पर, NH2 का होल ट्वाइस CO। ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। अब आप ये सोचेंगे कि सर हम बनाना तो चाहते थे अमोनियम साइनेट, लेकिन मिला ये। तो ये जो भी प्रैक्टिकल था या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट था, ये सब फ्रेडरिक वोलर ने किया। अब हुआ क्या कि ये जो एक कंपाउंड मिला है हमको सॉलिड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। अब बात ये आएगी आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर आपने कैसे कह दिया ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो भैया होता क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है, उसके कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उन्हीं टेस्ट से उन्होंने ये पता लगा लिया कि नहीं यार ये
ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। ये उन्होंने खुद पता लगा लिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो भैया एफोलर बनाना क्या चाहते थे, अमोनियम साइनेट, लेकिन धोखे में बन क्या गया, NH2CO NH2, जिसका नाम होता है यूरिया या डाई एमिनो कीटोन भी इसको बोल देते हैं, लेकिन अभी हम बोल दे रहे हैं, या कार्बामाइड भी बोलते हैं इसको। तो ये यूरिया का निर्माण हो गया, और ये था क्या, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वहीं से इस वाइटलिज्म थ्योरी का डिस्कार्ड हो गया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, और ये जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया लैब में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एफोलर बनाना नहीं चाहते थे, ये तो धोखे में बन गया। तो यहां पर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना। अब फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ भाई, जब एफोलर ने बना लिया तो इसके बाद भाई हम लोगों ने भी प्रयास किया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं इन लेबोरेटरी, या ये बोल दें कि नहीं, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं लेबोरेटरी में। ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मिस्टीरियस फोर्स से ही बनते हैं। तो यहीं पर वाइटलिज्म थ्योरी का डिस्कार्ड हो गया। अब अगर आप ध्यान दें तो ये जो एफओलर ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया, इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन एक तो ये निकलेगा कि वाइटलिज्म थ्योरी डिस्कार्ड हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं, दिस थ्योरी कंक्लूड, सबसे पहला अगर देखा जाए तो थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म डिस्कार्ड, थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म डिस्कार्ड। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहीं से स्टार्ट हुआ था। अगर आप एक चीज ध्यान दें तो ये जो अमोनियम साइनेट है और ये जो यूरिया है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर आप ध्यान दें तो इसको समझा रहे हैं, जैसे NH4OCN का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो NH4 प्लस होता है और OC ट्रिपल बॉन्ड N, ये है अमोनियम साइनेट का स्ट्रक्चर। ऐसे ही अगर आप यूरिया का देखेंगे तो यूरिया का होता है NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2। अगर आप देखें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आपको दिखेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब किस एलिमेंट के कितने एटम हैं, तो भैया दिखेगा नाइट्रोजन के कितने दिखेंगे, 2, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन के 4। तो क्या बनेगा CH4N2O। ऐसे ही अगर आप इसका देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये भी बनेगा CH4N2O। तो दोनों का देखा जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जबकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी एटलीस्ट 1 प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो, तो वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। मतलब यहीं से थ्योरी ऑफ आइसोमेरिज्म स्टार्ट हुई थी। तो सेकंड पॉइंट इनका इससे कंक्लूजन ये निकलेगा कि थ्योरी ऑफ आइसोमेरिज्म
और आइसोमेरिज्म का मतलब होगा कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग एट लीस्ट वन डिफरेंट प्रॉपर्टी, मतलब एक प्रॉपर्टी में इनके डिफरेंस जरूर होना चाहिए। तो ये इतना तो हो गया थोड़ा सा एफ वॉलर ने जो बताया इसके बारे में, और थोड़ा सा एक एग्जांपल ले रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करना, थोड़ा डेली लाइफ से जो चीज़ें होती हैं उससे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे आप कोई भी चीज़ देखते हो तो आपको क्या वो चीज़ फील होता है या फिर वो ऐसा लगता है कि ऐसे हमने इस चीज़ को देखा, ये चीज़ आप कभी नहीं समझ पाते हो कि हमने उस चीज़ को देखा कैसे। हाँ, ये जरूर पता लगता है कि यार इस चीज़ को हमने देख लिया। तो ऐसे ही अगर हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उस देखने की प्रक्रिया के दौरान एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब कोई भी चीज जब आप देखते हो तो उस देखने की प्रक्रिया के दौरान भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता। अब जैसे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एक विजिबल लाइट आती है, उस ऑब्जेक्ट पर टकरा करके हमारी रेटिना पे पड़ती है। तो होता क्या है कि हमारी रेटिना में एक कंपाउंड होता है रेटिनल, और वो जो रेटिनल कंपाउंड होता है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अब उसका काम क्या होता है कि जैसे कोई विजिबल लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ी और ऑब्जेक्ट पर पड़ करके हमारे रेटिना पर आकर के टकराई, तो जब रेटिना पर आकर के टकराती है तो रेटिना में एक कंपाउंड होता है रेटिनल, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो ये जो रेटिनल होता है इस विजिबल लाइट को नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करता है। तो यानी कि इस देखने की प्रक्रिया के दौरान एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का इन्वॉल्वमेंट होता है, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होता है? रेटिनल, जो नर्व इंपल्स को नहीं, जो विजिबल लाइट को नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही अगर आप जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपने देखा तो उसका आप सेंस भी कर लेते हो, सेंस मतलब उसको समझ भी लेते हो कि यार ये चीज है क्या आखिर। तो यहां भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि यहां भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब वो कैसे होता है वो समझो कि जैसे जब आप किसी चीज को सेंस करते हैं तो होता क्या है, हमारे ब्रेन्स में न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन्स से डाटा ट्रांसफर होता है कि वो चीज है क्या आखिर। तो न्यूरॉन्स जो हैं डाटा ट्रांसफर का काम करते हैं, लेकिन उसमें डाटा ट्रांसफर में ब्रिजेस यूज होते हैं, और जो ब्रिजेस यूज होते हैं वो एमिनो एसिड होते हैं। मतलब जो न्यूरॉन्स का काम होता है डाटा ट्रांसफर करने में, तो वो डाटा ट्रांसफर करने के दौरान भी एमिनो एसिड का यूज होता है जो ब्रिजेस का काम करता है। ऐसे एक एग्जांपल और है कि जैसे आप मान लो कोई चीज उठा रहे हो, तो भाई कोई चीज उठा रहे हो तो उस उठाने के प्रोसेस में भी एक एनर्जी लगती है, एक एनर्जी हमारी मसल्स को जरूरत पड़ती है। अगर हमारे मसल्स के पास वो एनर्जी नहीं है तो वो चीज आप उठा नहीं पाओगे। तो अब वो मसल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट भी एक प्रकार के क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ध्यान रखना भाई मेरे कि ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनका यूज होता है हमारी लाइफ में, लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं होता। तो एक चीज और बता दें कि जैसे जब आप देखते हो तो आपको एहसास नहीं होता, लेकिन बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है
विजिबल लाइट को नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब इतनी फास्ट होती है कि आप पलक झपकते हो और देख लेते हो उस चीज को, लेकिन समझ नहीं पाते हो कि यार कैसे हो गया। तो ये थोड़ा सा हो गए भाई इसके एग्जाम्पल्स डेली लाइफ के। अब आइए हम लोग सबसे मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ते हैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो जो सबसे मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो ये बोली जाती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं भैया, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं दे आर हाइड्रोकार्बन। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो हाइड्रोकार्बन होगा। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब तो समझते हो भैया, हाइड्रोजन भी कार्बन है। तो यानी कि कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिल जाए वो हाइड्रोकार्बन होगा। और हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन से जो कंपाउंड बनेंगे उनको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। अब हाइड्रोकार्बन जो हैं वो भैया बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक होगा जिसका नाम दिया जाता है एल्केन, दूसरा नाम दिया जाता है एल्कीन, तीसरा नाम दिया जाता है एल्काइन। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये हाइड्रोकार्बन है, यानी कि इनमें केवल कार्बन हाइड्रोजन मिलेगा। अब एल्केन में कितने कार्बन हाइड्रोजन होंगे, एल्कीन में कितने कार्बन हाइड्रोजन होंगे, एल्काइन में कितने कार्बन हाइड्रोजन होंगे, तो इनका जनरल फार्मूला दिया गया। तो इसका जो जनरल फार्मूला लिया जाता है वो होता है CnH2n+2। मतलब n नंबर ऑफ कार्बन के साथ मैक्सिमम 2n+2 हाइड्रोजन अगर हैं तो वो एल्केन की कैटेगरी में जाएगा। ऐसे ही एल्कीन का अगर जनरल फार्मूला देखा जाए तो भैया इसका जनरल फार्मूला लिया जाता है CnH2n, यानी एल्कीन में n नंबर ऑफ कार्बन के साथ 2n हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही अगर आप एल्काइन की बात करें तो एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है वो लिया जाता है CnH2n-2। अब अगर एल्केन को समझना है तो यहां पर अगर एल्केन में आप देखोगे तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट। मतलब एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मिलेगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, तो वो एल्केन की कैटेगरी बनेगी। लेकिन अगर एल्कीन है तो यहां पर भैया एटलीस्ट 1 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट। मतलब कम से कम 1 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा भी हो जाए तब भी वो एल्कीन की कैटेगरी जाएगी। ऐसे ही एल्काइन की अगर बात करो तो एल्काइन में भी भैया एटलीस्ट 1 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट। अब अगर कोई सोच रहा हो कि यहां पर सब कार्बन हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, अरे यार कार्बन हाइड्रोजन तो यहां भी होगा, यहां भी होगा, हर जगह मिलेगा। लेकिन अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन बन जाएगा। अगर कम से कम 1 डबल बॉन्ड मिल गया तो एल्कीन बन जाएगा, कम से कम 1 ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो एल्काइन बन जाएगा। हाँ, एक चीज और, एल्कीन में n की वैल्यू, यहां पर अगर n की बात करें तो n बराबर 1 2 3 4 ऐसे ले सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर लेना है।
यहां पर n की बात करेंगे तो n बराबर 1 नहीं लेना है, n बराबर 1 नहीं हो सकता, मतलब यहां पर n की शुरुआत जो होगी 2 3 4 5 ऐसे होगी। ऐसे यहां पर भी n नॉट इक्वल टू 1 इन केस ऑफ एल्काइन, मतलब n की शुरुआत जो आप करेंगे 1 नहीं लेंगे, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये चीज ध्यान रखना। अब आइए हम लोग थोड़ा एक एक करके एल्कीन और एल्काइन और एल्केन इन सब में कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्केन और उनके कुछ स्ट्रक्चर और फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। तो फॉर एल्केन आ जाओ भाई मेरे। एल्केन की अगर बात करें तो इसका हमें फॉर्मूला भैया पता है, CnH2n+2। अच्छा एक बार बताओ, अगर आप n बराबर 1 ले लो तो भैया अगर n बराबर 1 ले लोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CH4। अच्छा फॉर्मूला अगर CH4 बना तो C से 4 हाइड्रोजन हैं तो उन चारों हाइड्रोजन को आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ो। हालांकि अगर आप आगे चल के देखोगे इसका नाम थोड़ा बहुत आप लोगों को पता भी होता है, इसका नाम होता है मीथेन। ऐसे ही अगर आप n बराबर 2 ले लो तो भैया फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H6। अच्छा एक बार बताओ, कार्बन यहां कितने हैं, 2, और अगर 2 कार्बन हैं तो दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से ही जोड़ेंगे। चूंकि एल्केन है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए। अब इतना तो सबको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड राइट में बना लिया, तो अभी कितने बॉन्ड बनाना बाकी है, 3। तो इस पर आप 3 हाइड्रोजन लगा दो। ऐसे ही इस कार्बन की बात करोगे तो इस पे भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अगर आप चाहो तो इतने को आप देखो तो भैया इसको आप लिख देते हैं CH3 और इसको भी आप ऐसे भी लिख देते हैं CH3। तो इसी को हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 भी लिख देते हैं। ऐसे ही अगर n बराबर आप 3 ले लें तो लिखेंगे C3H8। अब 3 कार्बन है तो भैया 3 कार्बन है तो तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेंगे, और अगर सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेंगे, अब बताओ जरा सोच के, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया है तो इस कार्बन ने लेफ्ट में एक बॉन्ड बनाया है तो इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे। अच्छा ऐसे ही इस कार्बन पर देखोगे तो इस कार्बन ने राइट में एक बॉन्ड बनाया है तो इस पर भी 3 हाइड्रोजन लगेगा। लेकिन इस कार्बन को देखो तो इस कार्बन ने राइट में भी एक बॉन्ड बनाया और लेफ्ट में भी एक बॉन्ड बनाया है, तो इसका मतलब यहां पर 1 हाइड्रोजन और आए, 2 हाइड्रोजन आएंगे। तो ये आपका देखोगे तो क्या बनेगा, CH3। अगर ये आप देखेंगे तो भैया ये क्या बनेगा, CH2, और ये आपका बनेगा CH3। तो इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, n बराबर मान लो 4 ले लिया, तो अगर n बराबर 4 ले लिया जाए तो बनेगा C4H10। तो इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे आप खुद बनाएंगे और इसको फिर हम अगले टर्म पे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही अगर आप सेकंड ले लें फॉर एल्काइन, नहीं पहले एल्कीन आ जाता। अच्छा भैया अगर एल्कीन आओगे तो एल्कीन का फॉर्मूला आपको पता है CnH2n। और एक खास बात और है, यहां पर हमको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी रखना है। तो अब यहां पर सबसे सिंपलेस्ट वाला जो होगा उसमें भैया मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए। अगर 2 कार्बन होंगे तो फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, C2H4 बनेगा। अब ये हमें पता है 2 ही कार्बन है और 2 कार्बन के बीच में भैया सिंगल नहीं डबल लाना है, तो डबल हो गया। तो इस कार्बन ने राइट में 2 बॉन्ड बना लिया तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी बची, 2। तो इसका मतलब इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ऐसे ही इसने लेफ्ट में 2 बॉन्ड बना रखा है तो इस पे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इसी को आप चाहो तो लिख दो CH2
डबल बॉन्ड CH2 आपने पढ़ा होगा, इसका नाम होता है एथीन। ऐसे ही अगर आप n बराबर 3 ले लें मान लो, तो भैया अगर n बराबर 3 ले लोगे तो बनेगा C3H, अब C3H6 बन गए। अब कार्बन कितने? 3, और 3 कार्बन हैं, तो भैया पहला काम तो ये 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, लेकिन हमें बनाना है एल्कीन, और अगर एल्कीन बनाना है तो कम से कम एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तो भैया एक डबल बॉन्ड लगा दिया। अब चाहे यहां डबल बॉन्ड कर दो चाहे यहां कर दो, बात एक ही है। अब अगर आप देखोगे तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है और बनाने होते हैं 4, तो कितने बॉन्ड की कमी है? 3, तो यानी कि यहां पर आप 3 हाइड्रोजन लगा दें। ऐसे इस कार्बन ने 2 बॉन्ड राइट में बनाया, 1 बॉन्ड लेफ्ट में बनाया, तो कितने बॉन्ड बना चुका है? 3, कितने की कमी है? 1, तो इस वजह से यहां पर 1 हाइड्रोजन लगा दो। ऐसे इस कार्बन ने लेफ्ट में 2 बॉन्ड बना लिया है, तो 2 बॉन्ड की कमी है, तो 2 हाइड्रोजन यहां लगा दो। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो यानी कि इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम होता है प्रोपीन। अच्छा, कोई ये सोचे कि सर ये नाम कैसे लिख दिया? भैया बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब नाम हम लिखना सिखाया जाएगा। तो ये हो गए एल्कीन के कुछ एग्जांपल। ऐसे ही अगर हम तीसरा बात करें फॉर एल्काइन। अच्छा, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2, और यहां पर भी n मिनिमम कितना होगा? 2, n बराबर 1 नहीं लेना है आपको। और क्यों नहीं लेना है खुद ही समझो, क्योंकि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आना है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आना है तो यार 2 कार्बन तो मिनिमम चाहिए ही। तो इस वजह से n बराबर अगर 2 ले लेंगे तो फार्मूला बनेगा C2H2। और अगर फार्मूला भाई मेरे बना C2H2, तो इसका अगर बनाना चाहो तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लिखा। 2 कार्बन लिखने के बाद ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा क्योंकि एल्काइन बनाना है। अब कार्बन ने 3 बॉन्ड राइट में बना लिया, तो 1 बॉन्ड बाकी है, तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दो। ऐसे इधर भी 1 हाइड्रोजन जोड़ दो, और इसी को लिख देते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका नाम होता है एथाइन, और या फिर इसी का नाम होता है एसिटिलीन। ध्यान रखना, आगे चल के पूरा आएगा नेम। ऐसे ही n बराबर अगर आप 3 ले लो, तो भैया n बराबर 3 लोगे तो फार्मूला क्या बनेगा? C3H4। अच्छा, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन पहले लिख लो। अच्छा, 3 कार्बन लिख लेने के बाद एल्काइन बनाना है तो 1 ट्रिपल बॉन्ड लाना है। अब ट्रिपल बॉन्ड चाहे इनके बीच में रखो चाहे इनके बीच में, मान लो हमने इधर रख दिया। अब फिर उसके बाद क्या करोगे? फिर इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। अब अगर आप ध्यान दो, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है राइट में, तो 3 बॉन्ड की कमी है, तो इसका मतलब 3 हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएंगे। अच्छा, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड राइट में बना लिया, 1 बॉन्ड लेफ्ट में बना लिया, तो इसका मतलब है इस कार्बन के पास एक को हाइड्रोजन नहीं जोड़ेंगे क्योंकि कार्बन पहले से 4 बॉन्ड बना चुका है। अब लेकिन इस कार्बन ने लेफ्ट में 3 बॉन्ड बनाया है, तो 1 हाइड्रोजन इधर जोड़। तो अगर चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। तो ये थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन्स के रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर आप हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव की अगर बात करें, डेरिवेटिव का मतलब जैसे कोई हाइड्रोकार्बन है तो उससे कुछ नया कंपाउंड बना दो, तो भैया वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, हालांकि उसके बारे में बहुत ज्यादा आगे चल के हम डिस्कस खुद ही कर लेंगे। तो जैसे मान लो CH4 है, अगर CH4 का 1 हाइड्रोजन हटा करके मान लो क्लोरीन जोड़ दो तो बन जाएगा CH3Cl। तो भैया ये क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये भी एक क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। कोई जरूरी नहीं एल्केन से ही लो, आप एल्कीन का कोई ले लो। एल्कीन का मान लो आपने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, इसका 1 हाइड्रोजन
हटा करके, चाहे इधर से हटा लो चाहे इधर से, CH2 डबल बॉन्ड CH, मान लो OH लगा दिया, तो ये भी जो कंपाउंड बना है इसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये भी एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो ये इतना तो हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसकी हिस्ट्री के बारे में। अगला लेक्चर होगा जिसमें हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसका सेकंड, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।